नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जो कुछ जानते हैं, मतलब मोटे तौर पर 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक, तो वो आखिर हम जानते कैसे हैं? हमारे पास इस दौर की जानकारी के स्रोत तो बहुत है, पर आज खास तौर पर अभिलेखागार यानी आर्काइव्स पर ध्यान देंगे। ये सबसे अहम माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आर्काइव्स, खासकर जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो तो समझिए एक तरह से खजाना है। खजाना किस तरह का? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स, फिर बाद में ब्रिटिश राज के दस्तावेज, ये सब। अच्छा। इनसे ये पता चलता है कि उस वक्त मतलब नीतियां कैसे बनती थीं और जो लोग बना रहे थे उनकी सोच क्या थी। हाँ, ये दिलचस्प है। और सबसे खास बात यह है कि ये रिकॉर्ड्स किसी घटना को भविष्य के लिए सहेजने के इरादे से नहीं बनाए गए थे। तो फिर ये तो बस रोजमर्रा के सरकारी कामकाज, प्रशासन, कानून, इन सब के हिस्से के तौर पर तैयार होते गए। इसीलिए ये इतने निष्पक्ष माने जा सकते हैं एक हद तक। अच्छा, यानी ये उस समय की कार्रवाई का सीधा हिस्सा थे। तो अगर हम भारत सरकार के अपने रिकॉर्ड्स की बात करें, वो कहाँ मिलेंगे? जैसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार है। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में, वहां आपको केंद्र सरकार के ज्यादातर पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अलग अलग विभागों के, जैसे होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, मिलिट्री, पॉलिटिकल, एजुकेशन, बहुत सारे। कोई खास उदाहरण? हाँ, जैसे 1907 के बाद राजनैतिक और जो सांप्रदायिक मुद्दे थे, उन पर एक अलग ही सीरीज शुरू हुई, होम पॉलिटिकल। अच्छा। वो उस दौर की उथल पुथल को समझने में बहुत मदद करती है। और सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स। सर्वे ऑफ इंडिया मतलब नक्शे वगैरह? हाँ, नक्शे तो हैं ही, लेकिन सिर्फ वही नहीं। उन रिकॉर्ड से उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और राज्यों के स्तर पर क्या वहां भी ऐसे आर्काइव्स है? जरूर है। राज्यों के आर्काइव्स में आपको पुराने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है। और जो रियासतें थीं जो 1947 के बाद भारत में शामिल हुईं, उनके रिकॉर्ड्स भी। और हाँ, जो दूसरे यूरोपीय प्रशासन थे यहाँ, उनके भी। जैसे कि? जैसे पुणे में पेशवा दफ्तर है, वो मराठा इतिहास के लिए बहुत ही अहम है। हाँ, सुना है मैंने। या फिर राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, वहाँ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी रियासतों के दस्तावेज हैं। अच्छा। और जो पुराने प्रेसिडेंसी शहर थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, उनके अपने आर्काइव्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि एक बात है, कलकत्ता पर जब 1756 में हमला हुआ था, तो फोर्ट विलियम्स के काफी शुरुआती रिकॉर्ड्स नष्ट हो गए थे। ओह, ये तो नुकसान हुआ। और दूसरी यूरोपीय ताकतें, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, हाँ, उनके रिकॉर्ड्स भी जरूरी हैं। गोवा में पुर्तगाली रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। डच रिकॉर्ड्स आपको मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस और पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार दोनों जगह मिलेंगे। फ्रेंच रिकॉर्ड्स ज्यादातर पेरिस ले जाए गए। अच्छा, पेरिस में भी? जी हाँ। और डेनिश रिकॉर्ड्स कोपेनहेगन में है, हालांकि कुछ मद्रास में भी है। ये तो हुई सरकारी या प्रशासनिक बातें। क्या अदालतों के रिकॉर्ड भी कुछ बताते हैं इतिहास के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। खासकर जो पुराने मेयर्स कोर्ट थे, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे में, उनके रिकॉर्ड्स। हाँ, उनके रिकॉर्ड्स, उनमें वसीयतनामों की प्रतियां मिलती हैं, प्रशासनिक चिट्ठियां होती हैं। उनसे उस दौर के समाज, लोगों के आपसी लेन देन और आर्थिक हालात का अच्छा अंदाजा लगता है। और फिर छपे हुए रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे पार्लियामेंट्री पेपर्स, हाँ। जो ब्रिटिश संसद में भारत से जुड़े मामलों पर बहस होती थी। हाँ। फिर अलग अलग कमीशन की रिपोर्ट्स थीं, शिक्षा पर, अकाल पर, नागरिक सुधारों पर, और विधानसभाओं की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स। ये सब भी बड़े काम के स्रोत हैं। लेकिन ये सब तो फिर भी मतलब एक खास नजरिए से ही लिखे गए होंगे ना? ये सरकारी या अदालती नजरिया, आम लोगों की आवाज, उनके अपने अनुभव, वो कहाँ मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर निजी अभिलेखागार यानी प्राइवेट आर्काइव्स काम आते हैं। प्राइवेट आर्काइव्स मतलब व्यक्तियों और परिवारों के निजी कागजात, जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के पत्र, उनकी डायरियां, कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड्स। ये सब आपको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जैसी जगहों पर मिल सकते हैं। अच्छा। इसी तरह बैंकों के रिकॉर्ड्स हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंडलों के रिकॉर्ड्स हैं। इनसे आर्थिक बदलावों को समझने में बहुत मदद मिलती है। और विदेशों में भी ऐसे निजी संग्रह हैं। हाँ, बिल्कुल। लंदन में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश म्यूजियम है।
पेरिस में आर्काइव्स नेशनल, हेग में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड, कोपेनहेगन, लिस्बन। इन सब जगहों पर भारत से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। पाकिस्तान में भी लाहौर, पेशावर, सिंध में संरक्षित अभिलेख हैं, जो क्षेत्रीय इतिहास के लिए जरूरी हैं। ये तो आर्काइव्स की बात हुई। इनके अलावा और क्या स्रोत हो सकते हैं? क्या लोगों की लिखी हुई बातें जैसे यात्रा वृत्तांत या जीवनियां वो भी इतिहास का हिस्सा हैं? बिल्कुल है। जैसे बिशप हेबर का जर्नल है या अब्बे डुबोइस की किताब हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। ये उस समय के समाज और जीवन की बड़ी दिलचस्प झलकियां देते हैं। फिर 18वीं सदी के आखिर से अखबार और पत्रिकाएं आनी शुरू हुई। हाँ, अखबार। जेम्स ऑगस्टस हिकी का द बंगाल गजेट पहला माना जाता है 1780 में। हाँ। बाद में तो खासकर 19वीं और 20वीं सदी में द हिंदू, केसरी, मराठा, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका जैसे कितने ही शक्तिशाली राष्ट्रवादी अखबार निकले। हाँ, इन्होंने तो आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और विदेशों से भी भारतीय राष्ट्रवादी अखबार निकालते थे, जैसे लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, पेरिस से वंदे मातरम, सैन फ्रांसिस्को से गदर। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी, अखबारों में छपी बातों को पूरी तरह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। हर अखबार का अपना एक नजरिया होता है, अपना एजेंडा होता है। सही कहा। अच्छा, क्या ऐसे भी स्रोत हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, जैसे लोगों की कही सुनी बातें या फिर कला? हाँ, मौखिक साक्ष्य, जिसे ओरल एविडेंस कहते हैं। मतलब लोगों की यादें, उनके अनुभव जो उन्होंने बताए हों, ये इतिहास के दायरे को बढ़ाते हैं। हालांकि कई इतिहासकार इनकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठाते हैं, क्योंकि यादें बदल सकती हैं। ये बात तो है। और कला, साहित्य? रचनात्मक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उपन्यास। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उपन्यास लिखने का चलन बढ़ा। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, उससे वंदे मातरम निकला, जिसने राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली आवाज दी। ये वो चीजें हैं जो आपको सरकारी फाइलों में नहीं मिलेंगी। उपन्यास उस समाज का आईना होते हैं, हाशिए पर रहने वाले लोगों की जिंदगी दिखाते हैं। और चित्रकला, पेंटिंग्स? वो भी एक अहम स्रोत है। कंपनी पेंटिंग्स थी, जिन्हें पटना कलम भी कहते हैं, वो उस दौर के भारतीय जीवन को दिखाती हैं। अच्छा। फिर 1857 के विद्रोहों पर बनी तस्वीरें हैं। ब्रिटिश चित्रकारों ने अपने नजरिए से बनाई, भारतीय कलाकारों ने अपने नजरिए से। हाँ, वो रिलीज ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग मैंने देखी है। हाँ, थॉमस जोन्स बाकर की और जोसेफ नोएल पैटन की इन मेमोरियम, ये ब्रिटिश दृष्टिकोण दिखाती हैं। फिर कलकत्ता की कालीघाट पेंटिंग्स थीं, जो सामाजिक बदलावों पर एक तरह से टिप्पणी करती थीं, व्यंग्य करती थीं। और बाद में तो पूरा राष्ट्रवादी कला आंदोलन ही खड़ा हुआ। नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर और बंगाल स्कूल, इनकी कलाकृति आधुनिक भारतीय कला और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह! तो मतलब इतिहास सिर्फ सरकारी फाइलों, तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। ये तो इन तमाम बिखरे हुए टुकड़ों को सरकारी दस्तावेज, निजी खत, डायरी, अखबार, उपन्यास, पेंटिंग, लोगों की यादें, इन सबको जोड़कर बनाई गई एक तस्वीर है। एकदम सही कहा आपने। ये एक पजल की तरह है, जिसके टुकड़े अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि किसी ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत जानना खुद उस इतिहास के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है या कैसे प्रभावित करता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब भी हम कोई ऐतिहासिक दावा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये पूछना बहुत जरूरी है कि ये बात आ कहाँ से रही है। क्या ये एक सरकारी रिपोर्ट है, किसी की निजी डायरी है, किसी अखबार की खबर है, या फिर कोई पेंटिंग या उपन्यास है? क्योंकि हर स्रोत का अपना एक संदर्भ होता है, अपना एक नजरिया होता है। बिल्कुल, हर स्रोत का अपना सच होता है और अपनी सीमाएं भी होती हैं। इन सबको ध्यान में रखकर ही हम अतीत की एक ज्यादा संतुलित और गहरी समझ बना सकते हैं।